चैनल। स्वागत है आप सब लोगों का। देखिए, जो लास्ट लेक्चर था वहां पर हमने बात की थी मोल कंसेप्ट की, और मोल कंसेप्ट को जितना भी हम अच्छे समझ सकते थे वो हमने कर लिया था। और इसी के साथ साथ तीन बेसिक फॉर्मूलाज जो थे वो मैंने आपको बताए थे, जिसमें सबसे पहला फॉर्मूला था N इजिकल टू W अपॉन में M। सेकेंड नंबर पे फॉर्मूला हमने पढ़ा था N नॉट अपॉन में NA, और थर्ड नंबर पे हमने फॉर्मूला पढ़ा था V, ठीक है, हाँ जी, अपॉन 22.4 लीटर। यानी कि ये तीन फॉर्मूले, और इन तीनों में ही ये जो N है ये हमें किसके बारे में बता रहा है? मोल्स के बारे में बता रहा है। फर्स्ट फॉर्मूले में ये जो W अपॉन M हमने लिखा है, इस W का मतलब था जो भी हमें अमाउंट उन्होंने ग्राम में दी है, यानी कि जितना भी द्रव्यमान जो है हमें अमाउंट दी गई है वो हमारा क्या था? W हमने माना था, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं कि गिवन मास जो दिया होगा किसी भी चीज का, यानी कि अगर आपको उन्होंने कह दिया कि कोई सब्सटेंस आपके पास 100 ग्राम्स है, कोई सब्सटेंस आपके पास 20 ग्राम्स है, 25 ग्राम्स, तो जो अमाउंट पहले से दी गई है वो गिवन है। एंड देन उसके बाद एक था मोलर मास। मोलर मास कह दें, चाहे आप इसे, ठीक है, आणविक भार कहें, परमाणु भार कहें, मोलर द्रव्यमान कहें, कुछ भी कह सकते हैं। एंड देन हमारा जो सेकेंड नंबर फॉर्मूला था ये था पार्टिकल्स के बारे में, बता रहा था कि कितने कण होंगे या कितने पार्टिकल्स। ओके, अब आप इसे अणु समझे, परमाणु समझे, कण समझे, कुछ भी मान सकते हैं। एंड देन ये जो था ये हमारा एवोगैड्रो नंबर था, दैट इज 6.022 इंटू 10 की पावर 23। यही आपको याद करना था। और यहाँ पर मैंने बताया था कि एक, ठीक है, जो ये 22.4 लीटर है ये कांस्टेंट वैल्यू है, और ये हमारे पास वॉल्यूम जो है दिया गया है। ओके, हाँ जी। तो यहाँ पर एक चीज और आपको क्लियर थी कि जब भी क्या हो जाएगा N इजिकल टू 1, यानी कि 1 मोल की बात करेंगे तो जितना आपका W होगा उतना ही M, यानी कि मोलर मास के बराबर हमें क्या लेनी होगी? ग्राम में अमाउंट। यहाँ पर नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो हैं वो किसके बराबर हो जाएंगे? 1 मोल होते ही एवोगैड्रो नंबर के बराबर हो जाएंगे। और यहाँ पर 1 मोल होते ही जो वॉल्यूम है वो 22.4 लीटर जो है वो हो जाएगा। ये सिंपल सी चीजें थी जिसे हमने लास्ट लेक्चर में समझ लिया था। अब मैं आपको थोड़ा सा बस इन फॉर्मूलाज को कैसे अप्लाई करना है इस लेक्चर में सिर्फ उतना ही सिखाऊंगी, क्योंकि देखो यहाँ पर अभी हम, अगर मैं बात करूं बड़े बड़े न्यूमेरिकल्स, तो वो बिल्कुल नहीं कर सकते हैं, बिकॉज जब भी हम मोल कंसेप्ट की बात करते हैं तो हमें इस इतने से टॉपिक से सिर्फ इतनी चीज समझनी होती है कि कैसे कोई भी अगर वैल्यू आपको ग्राम्स में दे रखी हो तो आप उसका वॉल्यूम फाइंड करें, अगर वॉल्यूम दे रखा हो तो कैसे आप उसमें नंबर ऑफ एटम्स जो है फाइंड करेंगे। तो ये सिंपल सी चीजें हमें यहाँ से आती हैं। जब हम धीरे धीरे और कंसेप्ट सीखते जाते हैं, नए नए जो लॉज होते हैं वो पढ़ते जाते हैं, ठीक है, उनके साथ साथ जब उनके न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तब हमें वहां पर ये जो मोल कंसेप्ट है बहुत ज्यादा हेल्प करता है। तो आज मैं आपको बिल्कुल सिंपल से कुछ क्वेश्चंस जो है वही करवाऊंगी, सिर्फ इन तीनों को आपस में कैसे चेंज कर सकते हैं वही हम चीज देखेंगे। तो अगर मैं आपको पहला क्वेश्चन, ठीक है, यहाँ पर करवाऊं कि आपको मोल्स फाइंड करने हैं 36 ग्राम्स ऑफ वाटर की। ओके, 36 ग्राम्स हमने वाटर लिया है, इसका मतलब क्या हुआ? 36 ग्राम क्या ले लिया? जल ले लिया। और आपको क्या फाइंड करना है? मोल्स जो है वो फाइंड करने। ओके, 36 ग्राम जल लिया, बताओ इसमें कितने मोल्स होंगे? तो अब आप करेंगे क्या? सबसे पहले देखो कि पूछा क्या है? मोल्स, यानी कि N आपको पूछा गया है, ठीक है। एंड देन आपको जो वैल्यू है वो दे रखी है ग्राम में। इसका मतलब मोल्स और ग्राम वाला जो फॉर्मूला था वो था फॉर्मूला नंबर 1। तो फॉर्मूला नंबर 1 हम अप्लाई करेंगे, जो था N इजिकल टू W अपॉन में M, यानी कि जो आपको क्या दे रखा है? W की वैल्यू जो है यहाँ पर गिवन मास कितना दे रखा है? 36 दे रखा है। अब आया मोलर मास। तो वाटर का मोलर मास क्या होता है? हाँ जी, ये देखिए क्या, हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन एक के लिए हम एक ही रखते हैं और इनटू में कर देंगे 2, प्लस में कर देंगे ऑक्सीजन का मोलर मास कितना? 16। तो आंसर आ जाएगा 18, और यहाँ पर क्या आ जाएगा? 18। तो जैसे ही आप क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे, आंसर आ जाएगा 2। इसका मतलब कि जब भी हम क्या ले लेते हैं? 36 ग्राम्स वाटर लेते हैं तो उसमें हमारे पास कितने मोल्स प्रेजेंट होते हैं? 2 मोल्स प्रेजेंट होते हैं। ओके, बहुत ही सिंपल सी चीज थी। 36 ग्राम वाटर लिया तो कितने मोल्स प्रेजेंट हुए हमारे पास? 2 मोल्स जो हैं वो क्या है? प्रेजेंट हुए हैं। ओके, अब एक चीज और सोचो, अगर मान लो ये सिंपल से जब आपके पास फॉर्मूलाज आते हैं तो आपको ना बहुत ज्यादा कैलकुलेशंस करने की बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ती। अब सिंपल सी चीज है कि हमने देख लिया जो वाटर है, ठीक है, उसका जो हमारे पास कह सकते हो मोलर मास आया है, यानी कि अगर मैं इसको कहूं जो इसका अणु भार हमें मिला है वो कितना है? 18 मिला है।
कितना मिला है? 18 मिला है। तो हम ये चीज यहाँ पर सीख चुके हैं कि अगर हम मान लो 18 ग्राम ही ले लेते, जो उसका मोलर द्रव्यमान 18 है, हम उसके बराबर 18 ग्राम ही अगर ले लेते तो अपने आप जो वाटर है वो 1 मोल हो जाता इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। लेकिन हमने यहाँ पर जस्ट 18 टू यानी कि 18 गुना 36 लिया, सीधा ही डबल लिए। तो अगर ग्राम्स में जो अमाउंट है वो डबल हो गई तो इसका मतलब मोल्स भी तो क्या हो जाएंगे? डबल हो जाएंगे। तो अगर 18 ग्राम लेते तो 1 मोल बनता, 36 ग्राम लेने पर कितने मोल बन चुके हैं? 2 मोल्स बन चुके हैं। ठीक है, फिर इसके बाद अगर सेकंड क्वेश्चन एक और लिखवाऊं तो क्वेश्चन है आप लोगों के पास 24 ग्राम्स, ठीक है, हमारे पास 24 ग्राम्स क्या है? कार्बन है। मान लो 24 ग्राम हमने कार्बन लिया है। फाइंड आपको क्या करना है? नंबर ऑफ पार्टिकल्स, यानी कि इसमें कणों की संख्या जो है वो आपको क्या करके बतानी है? फाइंड कर कर बतानी है। ओके, क्वेश्चन आपके पास सिंपल सा है क्या कि 24 ग्राम कार्बन में परमाणुओं की संख्या बताइए। ओके, फाइंड द नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन 24 ग्राम्स कार्बन, या फिर मैं लिखूं फाइंड द नंबर ऑफ एटम्स। आप चाहे इसे पार्टिकल लिखें, चाहे आप इसे क्या लिख सकते हैं? परमाणु, यानी कि एटम जो है वो भी आप इसे लिख सकते हैं, एक ही बात है। ओके, तो कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स या एटम्स, परमाणु जो है वो मिलेंगे हमें जब हम 24 ग्राम कार्बन लेंगे? तो हाँ जी, एक चीज सिंपल सी देखो कि आपको 2 चीजें दे रखी हैं। देखो दिया क्या गया है यहाँ पर 24 ग्राम कार्बन और पूछा है नंबर ऑफ पार्टिकल्स, यानी कि आपको यहाँ पर एक तो ये वाला फॉर्मूला लगाना है जहां पर आपको ग्राम्स में अमाउंट दे रखी है, एंड देन उसके अलावा एक ये नंबर ऑफ पार्टिकल्स वाला फॉर्मूला भी चाहिए, क्योंकि ग्राम में देकर पार्टिकल पूछे। पहले था ग्राम में देकर सीधा मोल पूछ लिए थे, इन्होंने मोल्स नहीं पूछे, ग्राम में देकर आपको नंबर ऑफ पार्टिकल्स पूछ लिए। तो ऐसे में अब आप क्या करेंगे? हाँ जी, आप सबसे पहले लगाएंगे ये वाला फॉर्मूला, यानी कि आप यहां से निकालो n कितना होगा? W अपॉन में m करोगे। ठीक है, तो 24 आपको इन्होंने अमाउंट दे रखी है। कार्बन का जो आणविक भार यानी कि परमाणु भार, एटॉमिक मास होता है, दैट इज 12, यहां पर हम रख देंगे 12। ओके, आंसर कितना आ जाएगा? हाँ जी, करोगे तो आंसर आएगा 2, यानी कि n की वैल्यू कितनी आ गई? 2 आ गई। n की वैल्यू कितनी आ चुकी है? 2 आ चुकी है। अब इस 2 को उठाकर रख दो इस फॉर्मूले में, यानी कि यहाँ पर जो n आपको दे रखा है उसकी वैल्यू हमें मिल गई है कितनी? 2। हाँ जी, क्या करेंगे? 2 इंटू में n नॉट अपॉन में n a की वैल्यू कितनी थी? 6.022 इंटू 10 की पावर 23, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, डबल हो जाएगा, तो आंसर आपके पास आ जाएगा 12.044 इंटू 10 की पावर 23। एटम्स लिख दें, परमाणु लिख दें, आपकी ही मर्जी। ओके, आप चाहें तो इस तरीके से क्या कर सकते हैं? ये सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन अगर आप थोड़ा सा क्या करें? माइंड लगाएं तो बहुत सारी चीजें आपको यहीं से देख के क्लियर हो जाएंगी। आप याद करो, जब हम पढ़ रहे थे तो हमने एक डेफिनेशन पढ़ी थी कि क्या, जब भी हम कार्बन के 12 ग्राम्स लेते हैं तो वो 1 मोल होते हैं, है ना? कितना? कार्बन 12 के 12 ग्राम्स 1 मोल थे, तो हमें पता है कि 12 ग्राम्स लेते तो 1 मोल होता। जब 24 ग्राम्स दे दिए तो ये क्या हो गए? 12 का जस्ट 2 गुना हो गया ना, तो मोल्स भी तो क्या हो जाएंगे? डबल। इसका मतलब जिस भी रेशो में जो ग्राम्स में अमाउंट है वो बढ़ती जाएगी या कम होती जाएगी, मोल्स भी बढ़ते जाएंगे या कम होते जाएंगे। ओके, जैसे अगर मान लो कार्बन के लिए बात करूं सिंपल, तो जब आप 12 ग्राम लोगे वो कितना हो जाएगा? 1 मोल। जब आप, ठीक है, कार्बन के अमाउंट को डबल कर दोगे, 24 ग्राम कर दोगे, तो मोल्स हो जाएंगे कितने? 2 मोल्स। अगर आप इस 12 के अमाउंट को क्या कर दोगे? आधा कर दोगे, 6 ग्राम कर दोगे, तो मोल्स भी तो कितने हो जाएंगे? आधे। यानी कि जिस रेशो में, अब आप देखो कि ग्राम्स में अमाउंट बढ़ती जा रही है, ठीक है, उसी रेशो में जो मोल्स हैं वो भी बढ़ते जा रहे हैं। अगर अमाउंट को कम कर दोगे तो मोल्स भी कम हो जाएंगे। ये सिंपल सी चीज ध्यान रखनी है। ओके, इतना तो समझ में आ गया होगा। अब अगर देखो, इतना तो हमने चलो यहाँ से सीधा फाइंड कर लिया, सिंपल सी चीज थी। कार्बन में हमने फाइंड कर लिया कि 2 मोल्स हैं। अब एक आप कुछ सोचो कि हमने बात की थी जब 1 मोल कोई चीज हमारे पास होती है तो एक एवोगैड्रो नंबर यानी कि 6.022 इंटू 23 ये पार्टिकल्स हमें मिलते हैं। तो जब कोई चीज क्या होगी? 2 मोल होगी, तो ये पार्टिकल्स भी तो क्या हो जाएंगे? डबल हो जाएंगे ना। ठीक है, सिंपल सी चीज। जैसे अभी हमने बात की ग्राम्स की, तो ग्राम्स में कम या ज्यादा हो रही है अमाउंट, तो मोल्स भी क्या हो रहे हैं? कम ज्यादा। सेम उसी के अकॉर्डिंग अगर मोल्स क्या हो रहे हैं? कम हो रहे हैं या ज्यादा हो रहे हैं या फिर डबल हो रहे हैं, ट्रिपल हो रहे हैं, उसी रेशो में जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स या एटम्स या मॉलिक्यूल्स जो भी हम कह रहे हैं वो भी क्या होते जाएंगे? डबल या फिर ट्रिपल होते जाएंगे। जैसे अगर मोल 2 कर दिए
तो इस वैल्यू को भी मैं डबल कर दूंगी। कितना हो जाएगा 12.044 करके देखना ना, 6 का डबल करोगे, ठीक है। हाँ जी 12044, ये 10⁻23 को आप ऐसे रखेंगे, इन्हें आप डबल करके 10 की पावर 46 नहीं रखेंगे, ध्यान रखिएगा। ओके, ये गलती नहीं कर देनी। हम यहाँ पर 10 को 10 से मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं कि जो जीरोस हैं वो डबल होती जाएं। हमने यहाँ पर 10 की पावर को 23 जो है इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, तो सिर्फ यही वाली जो वैल्यू है ना, यही क्या होगी, मल्टीप्लाई होगी। ये वैल्यू जो है ये ऐसी की ऐसी रहेगी, इसे डबल करके आपने 46 नहीं लिखना है, ये ध्यान रखें। अगर आप कोई भी टाइप का एग्जाम देते हैं और ऑप्शन में कहीं पर आपको ये वैल्यू जो है वो सेम ऐसी मिलकर, लेकिन यहाँ पर 46 लिखा हुआ मिल जाता है और आप उसको टिक कराते हैं, तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ये छोटी छोटी सी चीजें हैं जो जब भी आपको न्यूमेरिकल करे आपको ये चीजें ध्यान रखनी होती हैं। ओके, तो आई होप इतनी सी चीज आप लोगों को समझ में आ गई होगी। फिर चलते हैं अगला एक क्वेश्चन और आपको करवाती हूँ। हाँ जी, अब देखिए अगला क्वेश्चन सिंपल सा आप लिखिए। अब आपको एक चीज तो क्लियर हो गई कि अगर हमें कोई एक चीज दे रखी हो और दूसरी चीज पूछी हो, तो हम इन दोनों फॉर्मूलाज के अकॉर्डिंग या इन दोनों पर थोड़ा सा काम करके आंसर फटाफट निकाल सकते हैं। ओके, जैसे अगर मान लो क्वेश्चन है अभी आप लोगों का कि हमारे पास मान लीजिए 11 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड है और आपको इसका वॉल्यूम जो है वो फाइंड करना है। 11 ग्राम क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है, आपको क्या करना है, वॉल्यूम जो है फाइंड करना है। अब इस टाइम पे क्या करेंगे, 11 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड। अब फिर से देखिए दो ही चीजें जो है वो आपको दे रखी है यहाँ पर, एक तो क्या दे रखा है, ठीक है, ग्राम्स में अमाउंट दे रखी है, यानी कि एक तो फॉर्मूला ये वाला, एंड देन पूछा है वॉल्यूम यहाँ से ये वाला। हाँ जी, फिर से वही काम करेंगे। देखो क्या करेंगे, एन की वैल्यू निकाली, 11 डब्ल्यू आपको दे रखा है। कार्बन डाइऑक्साइड के लिए m की वैल्यू, मोलर मास कैसे फाइंड करेंगे। हाँ जी, पहले बहुत बार कर चुके हैं। कार्बन के लिए होता है 12, दो ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन के लिए 16 लिखते हैं, दो के लिए क्या लिखेंगे 32, और आंसर आ जाएगा 44, यानी कि 11/44 आंसर आ गया 1/4। या फिर इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, 2.5 भी लिख सकती हूँ, 0.25 भी लिख सकती हूँ, ठीक है। या तो 1/4 लिख दें या 0.25 लिखें। अब आप खुद सोचिए, जब 1 मोल, मैं यहाँ पर अब आपको इस फॉर्मूले से नहीं करेंगे, हम सिंपल चीज समझेंगे, जैसे ठीक है हमने ये चीज पहले देखी हुई है या फिर अभी मैंने आपको बताया कि हमें पता है जब कोई चीज 1 मोल होती है, कोई भी चीज जब 1 मोल होती है तो जो वॉल्यूम होता है वो कितना होता है 22.4 लीटर्स, ठीक है। अगर मैं इसी चीज को क्या कर दूं, 2 मोल कर दूं, तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा, डबल हो जाएगा ना। कितना लिख देंगे हम, 44.8 लीटर्स कर देंगे। लेकिन यहाँ पर हम आंसर देख रहे हैं, जो मोल्स हैं वो कितने हो चुके हैं, 1/4 हो चुके हैं। मोल जो है वो 1/4 हो चुके हैं, तो इस वॉल्यूम को भी तो क्या करना होगा, 1/4 ही करना होगा ना। तो आंसर कितना आएगा, ठीक है। जैसे आप 22.4 लीटर को क्या कर दोगे, यहाँ पर हाफ का भी हाफ, यानी कि आप उसे 1/4 पे क्या करेंगे, ले जाएंगे। आपके पास कुछ वैल्यू जो है वो 5.6 लीटर जो है वो आ जाएगी। अगर ऐसे नहीं समझ में आया तो आप चाहो तो इसके बाद ये फॉर्मूला लगाकर भी कर सकते हो। ये फॉर्मूला लगाया, हाँ जी, कैसे हो जाएगा खुद देखिए। n क्या था, V/22.4 लीटर। हाँ जी, n की वैल्यू हमने निकाली 1/4, यहां से निकाली, ठीक है। यहां पर आया वॉल्यूम, हाँ जी 22.4, क्रॉस मल्टीप्लाई करें 22.4 अपॉन में क्या करेंगे 4 वॉल्यूम, और जब आप इसको कट करेंगे तो आंसर आपके पास 5.6 लीटर जो है आएगा। चाहे ऐसे कर लें चाहे ऐसे, ठीक है। तो सिंपल से जब आपके पास ऐसी कैलकुलेशंस होंगी तब आपको कोई बहुत ज्यादा ऐसे टाइम नहीं लगेगा, अगर आप थोड़ा सा सोचेंगे। और बस जैसी चीजें मैंने आपको बताई हैं कि मोल्स अगर बढ़ रहे हैं तो वॉल्यूम को भी बढ़ा दो, ठीक है, वॉल्यूम को कम कर दो, नंबर ऑफ पार्टिकल्स को भी उसी रेशियो में बढ़ाओ या कम करो, और सेम ऐसा ग्राम्स में जब आपको कोई भी चीज दे रखी हो उसके साथ भी यही कर दो। तो बहुत ही सिंपल सी ट्रिक्स हैं ये, जिनके अकॉर्डिंग जैसे भी आप चाहें कोई भी क्वेश्चन जो है वो क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। आई होप आप लोग साथ के साथ नोट जरूर कर रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम एक और करें यहाँ पर, ठीक है, क्वेश्चन है आपके पास, हाँ जी, फाइंड द मोल्स आपको फाइंड करने हैं। और अगर हम आपको 20, ठीक है, हाँ जी 4.5 क्या देते हैं, ग्राम्स देते हैं, 24.5 ग्राम्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड है। सल्फ्यूरिक एसिड आपको दे दिया है, कितना दिया है 24.5 ग्राम्स जो है वो आपको सल्फ्यूरिक एसिड मैंने दिया है। अब आपको करना क्या है, सबसे पहले इनके मोल्स बताने हैं, ठीक है, मोल्स बताने हैं, और साथ ही साथ आपको इसका वॉल्यूम जो है वो भी बताना है।
ओके, क्या करना है, मोल्स दे दिए हैं और साथ में वॉल्यूम जो है, ये तीनों ही चीजें क्या करनी है आपको बतानी है। अब आप करेंगे क्या, ये क्वेश्चन जो है वो आप सॉल्व कैसे करेंगे। यहाँ पर हुआ क्या, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए, देखिए सल्फ्यूरिक एसिड, अभी तक मैंने आपको दिया H2O वाटर बता दो, कार्बन डाइऑक्साइड बता दो, तो ये कुछ सिंपल सिंपल से हमारे पास फॉर्मूले जो आते हैं। अगर आपको पूछे सल्फ्यूरिक एसिड, तो आपको एक चीज का और ध्यान रखना है कि एग्जाम में हर आपको कंपाउंड के लिए उसका फॉर्मूला लिखा हुआ नहीं आएगा। तो ये तो बहुत ही सिंपल सा है, अभी सल्फ्यूरिक एसिड आप में से काफी लोगों को क्या होगा, पता होगा कि इसका फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है। जिनको नहीं पता होगा वो अब सीख लेंगे, लेकिन अब आपको एक चीज करनी है थ्रू आउट, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, जब भी कोई ऐसा कंपाउंड हमारे पास आता है जिनका मैं नाम आपको बताती हूँ, तो उनके लिए आपको उनके नाम और उनके फॉर्मूलाज दोनों को बहुत अच्छे से ध्यान रखना होगा, क्योंकि एग्जाम में बहुत बार हमारे पास सिर्फ नाम आते हैं, हमें हमेशा फॉर्मूलाज के अकॉर्डिंग या फॉर्मूलाज नहीं दिए जाते हैं। तो H2, ठीक है, जो सल्फ्यूरिक एसिड होता है इसका फॉर्मूला होता है H2SO4। H2SO4 जो है वो इसका फॉर्मूला होता है। हाँ जी, अगर यहाँ पर बात करें तो H2SO4 दे दिया है 20, ठीक है, 4.5 ग्राम्स जो है वो आपको बता दिया गया है कि इसका क्या है, गिवन अमाउंट है। पूछा क्या है, मोल्स और वॉल्यूम। करेंगे क्या, फटाफट फॉर्मूला लगाइए। हाँ जी, ग्राम्स वाला फॉर्मूला यही था, 24.5 दे रखा है, एंड देन H2SO4 का फाइंड करना है। हाँ जी, H2SO4 के लिए H2SO4 देखो करेंगे क्या, हाइड्रोजन के लिए हम कितना लिखते हैं 1, 2 हाइड्रोजन है तो कितना लिखेंगे 2, प्लस में सल्फर का जो एटॉमिक मास या परमाणु भार जिसे हम कहते हैं वो होता है 32 होता है। एंड सेम ऑक्सीजन के लिए बात करें तो एक ऑक्सीजन का हम लिखते हैं 16 इंटू में क्या करेंगे 4। जब आप ए प्लस करेंगे तो आंसर आपके पास कुछ 98 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर रखा जाएगा 98 और मोल्स अगेन कितने आ जाएंगे 1.4। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ से क्लियर हो जाएगा कि या तो 1.4 लिख दो या फिर क्या लिख दो 0.25 लिख दो, एक ही बात, ठीक है। तो फर्स्ट चीज क्लियर हो गई। एंड देन अगेन हमारे पास अगला क्वेश्चन इन्होंने क्या दे दिया है कि फिर से आप हमें क्या बताएं, नंबर ऑफ, ठीक है, वॉल्यूम, यानी कि वॉल्यूम बताइए। तो अभी जैसे हमने यहाँ पर किया था सेम वही चीज है, वॉल्यूम अगर आपको फाइंड करना हो 1/4 मोल्स का, तो आपको करना क्या पड़ेगा, सिंपल सी चीज 22.4 लीटर को भी 4 से डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि 1 मोल में जितना होता है उसका 1/4 हमें चाहिए। तो हमारे पास जो आंसर है वो कितना आ जाएगा 5.6 लीटर जो है वो क्या हो जाएगा, सही आंसर आ जाएगा। तो अब देखिए सिंपल सी चीज, जो छोटी छोटी चीजें मैंने आपको बताई हैं, ठीक है, फटाफट इनको नोट जरूर कर लें साथ के साथ। और एक चीज और ध्यान रखें कि अगर आपको लगता है कि ये क्वेश्चन अभी समझने में हमें थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, तो जस्ट इससे पहले वाला जो लेक्चर था जहां पर मैंने इन तीनों फॉर्मूलाज को बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया था, वो जरूर आप एक बार देखें। देन उसके बाद ही क्या करें, ये वाला जो लेक्चर है इसे देखें, तभी आपको जो चीजें हैं वो थोड़ी सी समझ में आएंगी कि क्यों हम जो है इन चीजों को फटाफट इस तरीके से जो कैलकुलेट है वो करते जा रहे हैं। क्योंकि अगर ये कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा तो अप्लाई करने में आपको बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम आएगी। एंड देन इसके साथ साथ ही एक चीज और, मैंने आपको बहुत पहले ही बता दिया था कि आप क्या करें, लगभग 1 से लेकर 30 तक के जितने भी एलिमेंट्स हैं आप उनके नंबर और उनके एटॉमिक मास जो है वो याद कर लें। देखिए मैं आपको भी ये नहीं कह रही हूँ कि आप पूरी पीरियोडिक टेबल जब क्या कर लें, याद कर लें, उन सबका जो एटॉमिक मास है, ठीक है, वो याद कर लें। वो जैसे जैसे टाइम आएगा वो चीजें हम समझेंगे, लेकिन अभी के लिए कुछ 1 से लेकर 30 तक क्या करें, या फिर आप, ठीक है, अलग अलग आप सेक्शंस में भी याद कर सकते हैं, चाहें तो आप चाहें तो अभी सिर्फ 1 से 10 याद कर लें, फिर कुछ दिनों बाद, ठीक है, अगले 11 से लेकर 20 तक के होंगे, देन 21 से 30 तक के जो एलिमेंट्स हैं, अगर आप सारे एक साथ नहीं याद कर सकते, बट आपको यस याद होना जरूरी है। क्योंकि जैसे अगर बोले जाएंगे वो सल्फर, अब सल्फर उन्होंने जैसे बोला तो ये आपको खुद को पता होना चाहिए कि इसका एटॉमिक मास 32 होता है। हर बार एग्जाम में ये चीजें आपको मेंशन नहीं करके दी जाती। ओके, तो ये सिंपल सी चीज है, अब आपको समझ में आ गया होगा। आई थिंक कुछ 1-2 क्वेश्चन जो है वो थोड़ा सा और देखते हैं। हाँ जी, अगला क्वेश्चन लिखिए। देखो एक चीज थोड़ी सी समझो, जब भी आपको लिखा हुआ आएगा 1 मोल, ठीक है, 1 मोल को एक और तरीके से लिखा जाता है, दैट इज 1 ग्राम एटम्स। जब आपको ये लाइन लिखी हुई आ गई,
किसी भी चीज के लिए आपको लिखा हुआ आ गया 1 ग्राम एटम्स, तो इसका मतलब होता है 1 मोल। ओके, जब हम स्कूल लेवल पर कोई भी चीज करते हैं ना, तो यहाँ पर इस तरीके की जो चीज है या ऐसी टर्म जो है नहीं लिखी जाती हैं। लेकिन जब आप कोई हायर लेवल का एग्जाम, जैसे अगर आप उसके लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आपको ये चीज पता होनी बहुत ज्यादा जरूरी है कि कई बार 1 मोल को 1 ग्राम एटम्स भी क्या है लिखा जाता है। यानी कि अगर सिंपल सी चीज मैं आपको लिख कर देती हूं, ठीक है, 1 ग्राम एटम्स ऑफ सोडियम, अगर मैंने आपको कह दिया 1 ग्राम एटम्स ऑफ सोडियम, मेरे पास क्या है 1 ग्राम एटम, 1 ग्राम परमाणु, क्या लिखेंगे इसे 1 ग्राम परमाणु जो है वो लिख सकते हैं, ठीक है, 1 ग्राम परमाणु, 1 ग्राम एटम है सोडियम के। आपको क्या करना है, ओके, इनके मोल्स बताने हैं कि ये कितने मोल्स होंगे। पहली बात तो हमें पता ही है कि कितने होंगे, जैसे ही 1 ग्राम एटम आपको ये चीज मिल रही है, तो इसका सिंपल सा मतलब ही क्या होता है कि मोल्स कितने हैं, 1 है, क्योंकि 1 मोल को ही हम 1 ग्राम एटम लिख सकते हैं। फिर उसके बाद अगर आपको इसमें सिंपल सी चीज, मान लो एक और क्वेश्चन इन्होंने पूछ लिया कि अब आप इसका द्रव्यमान यानी कि जो इसका मास है वो भी बताएं कि कितना होगा। तो हमें पता है कि जब 1 मोल्स हम लेते हैं, ठीक है, कोई भी चीज जब 1 मोल होती है तो उसका मास कितना होता है, उसके मॉलिक्यूलर मास के बराबर, उतना ही ग्राम में भी होगा, उतना ही मोलर मास, दोनों मास जो होंगे वो सेम ही होंगे जब कोई चीज 1 मोल होगी। तो सिंपल सी चीज, अगर उन्होंने आपको सोडियम के लिए पूछ लिया तो सोडियम के लिए आपको पता होना चाहिए कि सोडियम का जो एटॉमिक मास होता है, परमाणु भार जिसे हम कहते हैं, कितना होता है, तो वो 23 होता है। तो 23 ग्राम्स क्या करेंगे हम, सही आंसर कर देंगे। ओके, अगर मोल्स पूछा जाए तो मोल्स बता देना, अगर उन्होंने आपसे मास पूछ लिया तो आप क्या कर देना, मास भी बता देना। ऐसी छोटी छोटी सी चीजें हैं जो आपसे एग्जाम में कई बार पूछी जाती हैं। देन उसके बाद मान लो एक क्वेश्चन और थोड़ा सा लिख लो कि इफ वी हैव 58.5 ग्राम्स ऑफ NaCl, हमारे पास क्या है, सोडियम क्लोराइड है, कितना 58.5 ग्राम, ठीक है, आपको बताने हैं कि ये कितने मोल्स हैं, इसके मोल्स कितने हैं। ओके, तो अब करेंगे क्या, 58.5 ग्राम्स आपको इन्होंने NaCl दे दिया, आपसे पूछ क्या लिया, मोल्स बताओ। अब मोल्स के लिए सबसे पहले तो फॉर्मूला कौन सा लगाना है, आप अच्छे तरीके से जानते हो, n, क्योंकि सिंपल n जो है हमें फाइंड कर देना है, कितना हो गया, W/m कर दो, ठीक है। W की वैल्यू कितनी दे रखी है, 58.5 दे रखी है। हाँ जी, मोलर मास चाहिए, तो मोलर मास निकालने के लिए करेंगे क्या, NaCl लिखेंगे। सोडियम का अभी मैंने बताया कितना होता है, 23, और क्लोरीन, अब क्लोरीन का याद नहीं होगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी ना, याद करना पड़ेगा, 35.5 ग्राम्स, 35.5। अब आप इन क्या करें, प्लस करें, 0.5 आ जाएगा, 3 और 5 8 और 10। तो हमारे पास देखो किसके बराबर, ग्राम में अमाउंट के बराबर ही क्या आ गया है, मोलर मास, यानी कि जितनी ग्राम में अमाउंट इन्होंने दे रखी थी उतना ही क्या आ गया, मोलर मास। तो जब इसको सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा 1 मोल। ओके, तो सिंपल सी चीज है, जब भी आपके पास सोडियम क्लोराइड 58.5 ग्राम दिया होगा तो इसका मतलब वो कितना है, 1 मोल है। ओके, तो ऐसे कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो आपको क्या करने पड़ते हैं, सॉल्व करने पड़ते हैं। मैं ये नहीं कहती कि आपको, देखिए जब आप किसी भी स्कूल लेवल पे अगर बात करते हो तो जो बिल्कुल छोटे छोटे क्वेश्चंस होते हैं, कोई 1 मार्क्स के जैसे भी, तो वहां पर वो सिंपल सी चीज ऐसे पूछ सकते हैं। लेकिन जब हम कोई बड़े बड़े न्यूमेरिकल सॉल्व करने लगते हैं तो आपसे सिर्फ ये चीजें नहीं पूछी जाती, ये हमें वहां पर न्यूमेरिकल सॉल्व करने में हेल्प करती है, क्योंकि वहां पर कोई बड़ा सा न्यूमेरिकल देकर आपको, ठीक है, ग्राम्स दिए होते हैं, जबकि आपको मोल्स तक पहुंचना होता है, तो वहां पर ये फॉर्मूला जो है वो हमारे बहुत ही काम आते हैं। ओके, एक और अगर क्वेश्चन माइंड में आ रहा है, लिखो कि आपके पास, ठीक है, 18.066 इंटू 10 की पावर 23 एटम है, ठीक है, परमाणु है किसके, हीलियम के। हीलियम गैस एक नोबल गैस है। 18.066 इंटू 10⁻23 परमाणु या एटम्स है हीलियम के। हाँ जी, तो बताइए मोल्स कितने होंगे, मोल्स कितने होंगे। तो अब आप चाहें तो आप क्या कर सकते हैं, ये जो हमने फॉर्मूला यहाँ पर लगाया था उससे, ठीक है, देख सकते हैं। और अगर नहीं तो सिंपल सी चीज समझो कि जब हमारे पास, ढंग से समझना, 6
6.022 इंटू 10 की पावर 23 पार्टिकल्स या एटम होते हैं, तो हमारे पास कोई भी चीज कितनी होती है, 1 मोल होती। कितनी होती है, 1 मोल होती है। हाँ जी, अगर अब एटम्स कर दिए इन्होंने 18.066 इंटू 10 की पावर 23, ठीक है, तो कितने मोल्स होंगे। अब खुद सोचो कि ठीक है 6 3 18, यानी कि क्या हो रहा है, 3 का जो मल्टीप्लीकेशन है वो 3 से गुणा किया गया इसे, तो 6 दिया 18 होता है। हाँ जी, फिर उसके बाद 6 और 6 यानी कि 6 3 18, 2 3 6, 2 3 6, तो ये वाली वैल्यू जो है ये इसके कुछ 3 गुना लग रही है कि नहीं, 3 गुना है, तो ऑब्वियसली जो मोल होंगे वो भी तो क्या हो जाएंगे, 3 गुना, तो आंसर कितना आ जाएगा, 3 मोल्स आ जाएगा। यानी कि जब भी हमारे पास हीलियम के इतने नंबर ऑफ एटम्स होंगे, इसका मतलब हमारे पास हीलियम कितना है, 3 मोल्स है। और अगर इसी को ही इन्होंने आगे लिखते हुए आपको एक चीज और पूछ ली होती कि आप बताएं कि इतने एटम्स हीलियम के हैं, इसकी ठीक है इसका मास भी बता दो। मोल्स तो आपने निकाल लिया कि कितना है, अब इसका मास भी बता दो। तो मास के लिए हम क्या करेंगे, ठीक है, जब हमें पता है कि हीलियम का जो एटॉमिक मास होता है वो 4 होता है, हीलियम का एटॉमिक मास कितना होता है, 4, तो जब आप इसके 4 ग्राम्स लोगे तो वो 1 मोल होगा। कितना होगा, 4 ग्राम्स लोगे, एटॉमिक मास के बराबर ग्राम में लेना होता है ना 1 मोल के लिए, तो 1 मोल होगा। अगर हमें हीलियम के 3 मोल्स चाहिए तो क्या हमें इस ग्राम वाली मात्रा यानी कि जो वैल्यू है इसको भी तो 3 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो जैसे 3 से मल्टीप्लाई करोगे आंसर कितना आ जाएगा, 12। तो जब आप 12 ग्राम्स हीलियम लोगे तो उसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या होंगे, ये होंगे, क्योंकि वो 3 मोल हो चुकी होगी। तो 3 मोल में हमने पार्टिकल्स तो पहले से ही क्या है, ठीक है, फाइंड कर लिए हैं, ग्राम में जो अमाउंट है वो भी फाइंड कर लिए। तो ये बहुत ही सिंपल सी चीजें थी, ठीक है, जिनको मैंने आपको एक तरीके से या अच्छे तरीके से आप कह सकते हैं समझाने की कोशिश की है। आई होप ये सारे क्वेश्चंस आप लोगों को बहुत अच्छे समझ में आ गए होंगे। देखिए आज का जो लेक्चर है उसका मोटिव सिर्फ सिंपल सा इतना ही था कि जितना भी मैंने आपको मोल कंसेप्ट में समझाया उसको आपको अप्लाई करना चीजों पर आना चाहिए। मैंने आपको जैसे पहले बोला था कि मैं यहाँ पर कोई बड़े बड़े न्यूमेरिकल्स नहीं करवा रही हूँ, क्योंकि अभी हमने उतनी चीजें पढ़ी नहीं है जिनके लिए हम न्यूमेरिकल्स कर सके बहुत ज्यादा। बट यस, मोल कंसेप्ट में जो सिंपल से न्यूमेरिकल बनते हैं वो मैंने आपको यहाँ पर करवा दिए हैं। जैसे जैसे हम आगे आगे के कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर करते जाएंगे और ठीक है मोल कंसेप्ट को उसमें साथ में जोड़कर, जो इससे पहले केमिकल कॉम्बिनेशन वाले लॉज पढ़े थे उन्हें साथ में जोड़कर हम उन चीजों को ठीक है लेकर एक साथ आगे बढ़ेंगे एंड देन न्यूमेरिकल्स काफी सारे सॉल्व करेंगे। तो मोल कंसेप्ट यहाँ पर आपका खत्म होता है। अगला जो मेरा लेक्चर रहेगा वहां पर हम एक नया टॉपिक जो है वो इसी यूनिट का स्टार्ट करेंगे, ठीक है, कुछ 2 या 3 टॉपिक ही हैं जो अभी हमें और पढ़ने हैं, देन उसके बाद हमारी ये यूनिट जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। तो जल्दी मिलूंगी आप लोगों से एक नए लेक्चर के साथ। टिल देन गुड बाय।